तो हमने देखा कि जो मिडिल क्लास लोग थे उनके दिमाग में दो आइडिया आया। द सेकेंड आइडिया वॉज द लिबरल नेशनलिज्म। अब आप सोच रहे होंगे ये कोई एक आइडिया है, नहीं, ये क्या है, जो कुछ वो चाहते थे वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उनको एज अ टोटल उनने एक नाम दे दिया। मतलब जो भी वो चाहते थे कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए यूरोप में, तो वो सारी चीज़ों को एक नाम के अंडर रिप्रेजेंट कर दिया गया। द नेम वॉज द लिबरल नेशनलिज्म। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म ये कहां से आया है? इट केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा? लिबर मीन्स फ्री। तो ये सारा जो आइडिया आया था लिबरलिज्म का, और ये जो वर्ड आया था लिबरलिज्म, लिबरलिज्म का वर्ड आया था लैटिन वर्ड से लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री। अब मिडिल क्लास पीपल एग्जैक्ट चाहते क्या थे, जिसको उन्हें रिप्रेजेंट किया अंडर लिबरल नेशनलिज्म, वो क्या है? तो हम लोग एक एक करके वो सारे पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहला क्या था? दे वांटेड फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल्स। एक मिनट रुकिएगा, कोई तो भी प्राणी है जो हमें फोन कर रहा है। तो ये लोग चाहते थे कि हर एक इंडिविजुअल को पूरा फ्रीडम मिलना चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट सिंपल है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो चाहते थे कि देयर शुड बी इक्वालिटी, मतलब हर एक व्यक्ति को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, मतलब इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। ठीक है, मतलब सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए और सबको कानून की नज़र में एक साथ देखा जाना चाहिए। वहाँ पे कोई ऐसा ना हो कि ये बड़ा पैसे वाला है, गरीब है, ऐसा कुछ ना हो, सबको इक्वालिटी मिले, वो लोग चाहते थे। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वो चाहते थे कि जो भी गवर्नमेंट बने वो लोगों के एग्रीमेंट से बने, ना वहाँ मनार्की रूल हो, ना वहाँ डिक्टेटरशिप हो। वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट बने वो लोगों के सोच, मतलब क्या चाहते हैं लोग, उनके एग्रीमेंट से बनना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट क्या था कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी, मतलब द गवर्नमेंट शुड, स्पेलिंग चुपली, गवर्नमेंट शुड बी मेड बाय पीपल्स एग्रीमेंट, मतलब लोगों के एग्रीमेंट से वहां पे गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो फिर से मैं आपका टाइम, मेरा टाइम और नेट बचाने के लिए मैं पहले इसके पॉइंट्स लिख देता हूँ, लिबरल नेशनलिज्म में क्या क्या आते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। तो टोटल ये 7 पॉइंट्स थे जो मिडिल क्लास लोग चाहते थे कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने थर्ड पॉइंट क्या देखा कि जो भी गवर्नमेंट वहाँ बने वो लोगों के एग्रीमेंट से बनना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम कहेंगे ना उसे पीपल्स रूल। फोर्थ पॉइंट है कि इट स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, मतलब वो चाहते थे कि वहाँ पे ऑटोक्रेसी खत्म हो। ऑटोक्रेसी का मतलब जैसे एक हेड कोई व्यक्ति है, वो जबरदस्ती अपना रूल आपके ऊपर थोप रहा है, तो वो चीज़ बंद होनी चाहिए। और जो भी क्लरिकल प्रिविलेजेस, जैसे कि जो भी चर्च में पादरी वगैरह थे, जो भी वहाँ पूजा करने वाले, वो लोगों को जो भी स्पेशल सुविधाएं मिलती थी, वो सब चीज़ें क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। फिफ्थ चीज़ जो वो चाहते थे कि हमारे यूरोप में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें रूल्स लिखे हों और उस रूल्स को सब लोग फॉलो करें, जैसे हम लोग के भारत में होता है। एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या होता है, पार्लियामेंट में लोग जाते हैं, एमएलए एमपी जाते हैं, तो जो भी गवर्नमेंट बनती है भारत में वो सारी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, मतलब वो लोग, वो गवर्नमेंट
लोगों को रिप्रेजेंट करती है इन दी पार्लियामेंट। तो वो भी यही चाहते थे कि यूरोप में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और जो भी गवर्नमेंट बने वो लोगों के एग्रीमेंट से बने, वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो और वहाँ पे एक पार्लियामेंट भी होना चाहिए जहाँ पर लोगों के डिमांड्स को आगे रखा जा सके। ठीक है, सिंपल पॉइंट्स है। 6 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दे वांटेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मतलब जो भी बाजार लगते हैं, मच्छी बाजार हो, फल बाजार हो, सब्जी बाजार हो, वहाँ पे कोई भी जो भी बाजार लगते हैं, जो भी मार्केट्स लगते हैं, अब सिर्फ खाने पीने की बात ना करें तो जो भी चीज़ सामान, जो अदर सामान बोले जैसे मटका हो गया एक्सेट्रा चीज़ें जो भी बिकती है मार्केट्स में, वहाँ पे फ्रीडम होना चाहिए और वहाँ पर कोई स्टेट रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, आपको टैक्स देना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब व्यापारी लोग को फ्रीडम होना चाहिए कि वो पूरे यूरोप में अपना प्रोडक्ट सेल कर सके और उन पे ज़्यादा कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह ना लगे। तो मतलब वो लोग इनका भी ख्याल कर रहे थे। और आखिरी जो पॉइंट है कि लोगों को, ऑल सिटीजन्स को राइट टू वोट होना चाहिए। अब ऑल सिटीजन्स बोला तो ऐसा नहीं छोटा सा बच्चा है उसको भी राइट टू वोट, एक एज ग्रुप डिसाइड होनी चाहिए, जैसे हमारे इंडिया में है 18 वगैरह, वैसे को सबको मिलना चाहिए। क्योंकि उस समय क्या था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। एक तो वहाँ पे पहले ये सिस्टम नहीं था वोटिंग वगैरह का, और जब ये आया भी तब भी वहाँ पे सिर्फ वो लोग, जो लोगों के पास ज़मीन है वही आदमी लोगों को वोट दिया जाने जाता था। तो अब हमें वही देखना है कि इतना होने के बाद भी बहुत सारी कमियां स्टिल यूरोप में थी। तो हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। जो थर्ड सेक्शन था मिडिल क्लास, वो बाद में आया। उन्हीं लोगों ने लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया दिया। और ये इसके अंदर मतलब क्या आता है, लिबरल का मतलब क्या होता है, लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम। तो वो चाहते क्या थे नेशन से, या क्या चाहते थे कि यूरोप कैसा हो, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख दिया। स्टिल ये होते हुए भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो थी। अभी जो प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स हैं 1750s की भी, जब नेपोलियन आया तभी, मतलब हम लोग मिड 18th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के टाइम में कौन कौन सी प्रॉब्लम स्टिल यूरोप में थी, हम लोग उस प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इतना सब होने के बाद भी उस समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो थे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको ओरली समझा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पॉइंट लिख दूंगा, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि जो राइट टू वोट अगर दिया भी गया तो राइट टू वोट सबको नहीं था। वो लोग जो जिनकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, मतलब वो आदमी, मतलब देखो वुमेन्स को तो राइट ही नहीं दिया, वो आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी है वही लोग वोट दे सकते हैं और किसी टाइप के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये था कि वुमेन्स लोगों को कोई राइट नहीं दिया गया, और वो आदमी, गरीब लोग जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, वो लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। मतलब ना ही कोई फीमेल्स को अधिकार मिला, वुमेन्स को अधिकार मिला, ना ही वो आदमी लोगों को अधिकार मिला जो लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी। तो इसी कारण इनको तकलीफ हुई और इन लोगों ने अपोज किया, मूवमेंट्स लाए ताकि हमको भी पॉलिटिकल राइट्स मिले। ठीक है, अगर मैं थर्ड प्रॉब्लम की बात करूं तो वहां पर एक तकलीफ ये भी थी कि जब जो भी मर्चेंट लोग, व्यापारी लोग ट्रैवल करते थे तो उनको बहुत सारे बैरियर्स को पार करना पड़ता था। आप समझ सकते हो एज अ टोल नाका। अब आपको पता है जब हम लोग टोल नाका क्रॉस करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है गाड़ी को निकालने के लिए। तो ये एग्जैक्टली टोल नाका नहीं है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वैसे ही स्टेट टू स्टेट बहुत सारे बैरियर्स हुआ करते थे। तो जब वो व्यापारी लोग उस बैरियर को क्रॉस करते थे तो हर बैरियर पे उनको 5% कस्टम ड्यूटी, मतलब 5% टैक्स देना पड़ता था। तो आप ही समझ लीजिए, कोई व्यक्ति कोई चीज़ बेचने जा रहा है और उसको रास्ते में 11-12 बैरियर्स पार करने पड़े और हर बैरियर पे 5% टैक्स भरना पड़े, तो या तो वो एक चीज़ करेगा, वो जो सामान बेचेगा वो बहुत हाई एक्सपेंसिव होगा, या फिर वो अगर मान लीजिए एक्सपेंसिव नहीं भी, अगर वो प्रॉपर रेट में बेचता है तो उस मर्चेंट को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम्स भी थी। और दूसरी जो प्रॉब्लम थी, वहाँ पर यूरोप में डिफरेंट वेट थे, डिफरेंट मेजरमेंट्स थे।
मैंने आपको बताया जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तब भले एक स्टैंडर्ड वेट लाया गया, एक स्टैंडर्ड मेजर लाया गया, पर हम बात क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स वो पूरे अराउंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम जो था प्रॉब्लम्स, फिर नेपोलियन आया तब, मतलब ऑल टुगेदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम थी डिफरेंट वेट मेजर की, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले की थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो लास्ट जो प्रॉब्लम था कि जो भी टैक्स कलेक्शन था उससे भी हटाया नहीं गया। मतलब अगर आप कहीं ना कहीं स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर कर रहे हो, आप मार्केट जा रहे हो, आप स्टेट टू स्टेट ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब मर्चेंट लोगों को टैक्स से फ्रीडम नहीं दिया गया। जो यहाँ पे बात करी जा रही थी कि ऐसा होना चाहिए, पर वो चीज़ नहीं हुई। ठीक है, तो अब मैं फिर से आपका समय, मेरा समय और मेरा नेट बचाता हूँ और वो पॉइंट्स लिख देता हूँ जो मैंने आपको ओरली समझाए। तो मैंने टोटल 5 प्रॉब्लम्स लिखे हैं। ये कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता, पर मैंने यहाँ पे पॉइंट बना के लिख दिया है कि उस समय मतलब मिड 18th सेंचुरी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम या फिर नेपोलियन के टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी कि राइट टू वोट, या फिर मतलब आप वोट वही लोग दे सकते हैं या इलेक्शन में वही लोग खड़े हो सकते हैं वो मैन जिनके पास प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी कि वुमेन्स लोगों को और नॉन प्रॉपर्टाइज्ड मैन, मतलब वो मैन जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उन्हें कोई राइट नहीं दिया गया। और जो मैंने आपको बताया था कि ट्रैवल करते थे जब मर्चेंट लोग, तो मर्चेंट लोगों को ना बहुत सारे बैरियर्स पार करने पड़ते थे। तो एक एग्जांपल दिया गया है कि फ्रॉम हेम्सबर्ग टू न्यूमनबर्ग देयर वॉज 11 कस्टम बैरियर्स। ये दो प्लेस के बीच में 11 कस्टम बैरियर थे और मर्चेंट लोगों को हैड टू पे कस्टम ड्यूटी ऑफ 5% एट ईच वन। मतलब हर बैरिगेट को पार करने में, हर बैरियर को पार करने में कस्टम जो भी मर्चेंट लोगों थे उनको 5% देना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होने लगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो वही कुछ वहां समय भी हो रहा था। कस्टम, ये तो एक एग्जांपल दिया गया है, ऐसे कितने स्टेट्स के बीच में कितने कस्टम बैरियर्स रहे होंगे आप सोचिए। मतलब बेचारा जो कमा नहीं रहा, मतलब वही है ना, कमाया 8 आना गिलास और 12 आना, आपने वो कहावत सुनी होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, शायद मैंने कहावत गलत बोली है, जिनको पता होगा आप मुझे बताइएगा असली कहावत क्या है। फोर्थ पॉइंट है, मैंने जैसे आपको बताया था कि उस समय डिफरेंट वेट मेजर्स वो थे, तो लोगों को बहुत तकलीफ होती थी यहाँ वहाँ ट्रैवल जब करते थे। ठीक है, तो डिफरेंट मेजरमेंट्स अलग थे, जैसे कपड़ों का साइज, जैसे जैसे हम लोग क्या होता है, हम 1 फीट कह रहे हैं तो 1 फीट मतलब 12 इंचेस, ये फिक्स्ड है। पर अगर ऐसा हो कि कहीं पे 1 फीट मतलब 12 इंच हो रहा है, कहीं पे 13 इंच हो रहा है, कहीं पे 14 इंच हो रहा है, तो आपको कितनी तकलीफ होगी सोचिए। तो वैसा कुछ तकलीफ मर्चेंट लोगों को होती थी। और जो भी टैक्स कलेक्शन होता था वो भी हटाया नहीं गया था, हर टाइप के टैक्स कलेक्शन लिए जाते थे। ठीक है, तो ये तो कुछ हुई प्रॉब्लम्स, तो ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पेंसिल से, दैट इज द ज़ोल्वेरियन, और इसी का दूसरा नाम है कस्टम यूनियन। मतलब पैसा कलेक्ट करने के लिए एक कस्टम यूनियन बनाया गया, इसका नाम दिया गया ज़ोल्वेरियन। अब आप लोगों का आज का होमवर्क यही है कि आप ज़ोल्वेरियन के बारे में लिखोगे, इसके क्या क्या पॉइंट्स, मतलब क्या था ज़ोल्वेरियन और उसे क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, आप लोग वो लिखोगे। और मुझे इसका आप लोग लिख कर मुझे आप सबमिट करेंगे बिफोर 7 PM। नेक्स्ट दिन 7 बजे से पहले आप लोग मुझे सबमिट करोगे। मैं होमवर्क सेंड कर दूंगा आप लोग को कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट क्वेश्चन, वो आप लोग सबमिट करोगे। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जैक्ट क्या था। ये जो कस्टम यूनियन था इसे बनाया गया 1834 में, मतलब नेपोलियन के बाद। इसने क्या किया कि जो भी ये बैरियर्स थे, कस्टम बैरियर्स या फिर ट्रैफिक बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स कह सकते हैं हम लोग, टैरिफ बैरियर्स, उसको हटा दिया गया। मतलब आप अब इजीली ट्रैवलिंग कर सकते हो, आपको कोई बैरियर पास करने की ज़रूरत नहीं है,
कोई 5% पैसा देने की जरूरत नहीं, मतलब आप अपना पैसा बचा सकते हैं। तीसरी चीज जो हुई, उस समय यूरोप में बहुत सारी करेंसी थी कचरे के जैसी, मतलब जैसे हमारे इंडिया में कैसा है वी यूज रुपी, पर उस समय यूरोप में क्या था 30 करेंसीज थे, 30 टाइप की डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज थी। अब आप सोचो व्यापारी लोग जब यहाँ वहां जाते होंगे तो उनको कितना चेंजिंग करना पड़ता होगा करेंसी की, दिमाग खराब। तो इस यूनियन ने क्या किया कि 28 करेंसी आउट ऑफ 30 रिमूव कर दिया और सिर्फ यूरोप में बची 2 करेंसीज। मतलब अब फाइनली यूरोप में जो टोटल 30 करेंसीज थी उसमें से 28 करेंसीज को रिमूव कर दिया गया और सिर्फ वहां पर 2 करेंसीज माना गया, ठीक है। और वही 2 करेंसीज पूरे ऑल ओवर यूरोप मर्चेंट वगैरह या लोग यूज करने लगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। मैंने जो आप लोग को पॉइंट बताया या क्या होमवर्क है मैं आपको मैसेज कर दूंगा, इसके बाद वो नोट्स में आप खुद के लिखोगे, ठीक है। तो आप पहले मुझे दिखा दीजिएगा, फिर हम लोग आप उसे अपने नोट्स में कंप्लीट करिएगा। आज की वीडियो बड़ी लंबी बनी है पर टॉपिक अच्छा है। आप लोग जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे तो आपको ये चीज़ समझेगी नहीं, याद नहीं रहेगी। एक कहानी जैसा समझिए, याद रखिए और फिर से दिल थाम कर दिल खोल कर इंतज़ार करिएगा। 7 नहीं शायद 7:30 हो जाए, पर मैं आपको वीडियो ज़रूर सेंड करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। गुड नाइट।